आप देखेंगे डीपीएस में 4 साल बच्ची के साथ अनाचार हो रहा है, बस स्टैंड में हो रहा है, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार। रायगढ़ में बात करें, सब जगह स्थिति है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। इस 10 महीने की सरकार में विष्णु के सुशासन तार तार हो चुके हैं। दूसरा, प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और चाकूबाजी, छुरेबाजी, गोली चलना और अवैध कार्य में सारी लिप्तताएँ, चाहे वो सूखा नशे की बात करो, ड्रग की बात करो, शराब की बात करो, बिना होलोग्राम की शराब की बात करो, चाहे गांजा की बात करो, सारी चीज़ें बेतहाशा बिक्री हो रही है और इसके कारण से ये अपराध भी बढ़ रहे हैं। कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां अपराध लगातार ना हो रहे हैं। बिलासपुर में सैकड़ों की तादाद में चाकूबाजी हो चुकी है, कितनी मौतें हो चुकी है। आज हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब एक छोटी सी एक घटना घटी कि जैद खान को काट दिया गया। सतनामी समाज की भावना आहत होगी, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भाई अपराधी को पकड़ो। 14-15 मई की बात है। वो 3 बिहारी जो मजदूर थे, बिहार से मजदूर आए थे मजदूरी करने, पानी टंकी में काम करने, उसको पकड़ लिए। बोले ये है ही नहीं, इसको क्या लेना देना सतनामी से, उसको नाराजगी सवाल ही नहीं हुई। सतनामी समाज ने कहा भाई उसकी सीबीआई जांच करा। उसके मांग को अनदेखा किया गया। 15 मई से लेके 10 जून तक के सरकार चाहते तो समाज के लोगों को बुला के बात कर लेते, उनकी जो शंकाएं थी उसको दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 10 जून की जो घटना घटी, पूरे देश में ये पहली घटना है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसपी के कार्यालय धू धू करके जल गया। नक्सली क्षेत्र में भी थाना लूटने की बात हुई थी, कितने थाने लूट गए, लेकिन एसपी कलेक्टर कार्यालय कहीं नहीं जला था, लेकिन विष्णु के सुशासन में वो जल गया। वहाँ लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई। मार मार के, पीट पीट के, कपड़े उतार के पीटे गए और सबको गिरफ्तार कर दिया। आज तक किसी को जेल मिला नहीं। लेकिन मूल जो मुद्दा है, जैद खान को किसने काटा, आज तक की पुलिस बता नहीं पाई। उससे कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो केवल ये है कि सतनामी समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर करो, मारो। ये थे कांग्रेसी है तो उसको मारो। दूसरे आप घटना देखेंगे, लोहारीडीह की जो घटना है वो हृदय विदारक है। लोहारीडीह में 2 गुट है। कुछ दिन पहले रघुनाथ साहू ने चुनौती दी थी शिव प्रसाद साहू कचरू को कि उनको 6 महीने के अंदर में निपटा दूंगा। एक मीटिंग हुई थी गांव में और 15 दिन के भीतर गांव के बाहर मध्य प्रदेश की सरहद में उस व्यक्ति की कचरू की लाश पेड़ में टंगा हुआ मिला। उनके दाग भी थे, घसीटने के भी दाग थे, मोबाइल टूटा हुआ था, चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने कहा कि ये हत्या है। वहीं पुलिस ने कहा कि आत्महत्या है और इसी से आक्रोश बढ़ा और रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दिया गया और उसको मार डाले। ये घटना से पुलिस को जो करना था, पहली बात तो ये है कि उसके पोस्टमार्टम के बिना उसको हत्या आत्महत्या घोषित नहीं करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरा, पुलिस की उपस्थिति में रघुनाथ साहू के घर को जलाया गया। पुलिस चाहती तो उसको रोक सकते थे, रोका नहीं। ऊपर से ये कि रात को 12 बजे घर से दरवाज़ा तोड़ के महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को, सबको घर से घसीटते, मारते, पीटते ले गए और रेंगा खार के थाने में बंद किए। और उसमें 33 महिलाएं, 2 बच्चे और 34 पुरुष थे। सबको पीटा गया, कोई ऐसा नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबको पीटा गया। और इतना पिटाई किया गया कि प्रशांत साहू की वहाँ मौत हो जाती है। एसपी का बयान आता है कि मिर्गी, इनको मिर्गी था,
मिर्गी से मौत, मतलब इसको भी दबाने की कोशिश की गई। और आनन फानन ने फिर रात में जाके कोर्ट में, रात में उसकी गिरफ्तार जेल में दाखिला कराया गया उसका, जबकि शाम के बाद किसी कोर्ट जेल में भेजा नहीं जाता, जबकि वहाँ रात में जेल खुलवा के उसको सब बंद कराया गया। ये स्थिति में आप देखेंगे कि आज पुलिस ये कहती है कि 67 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अपराधी हैं जो अपराध दर्ज हुआ है, 67 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें एक की मृत्यु हो गई। अब हमारा सवाल ये है कि वो 167 कौन लोग हैं, नाम तो बताओ, क्योंकि गांव सन्नाटा है, गांव में कोई आदमी नहीं है, केवल महिलाएं हैं, जो बचे हुए महिलाएं वो हैं, वृद्धजन हैं, उस गांव में कोई नहीं है, सारे लोग डर के मारे भाग गए हैं और स्थिति बहुत भयावह है उस गांव की। अब वो डरे ये हैं कि जो लोग थे नहीं, जो कचरू साहू के पोस्टमार्टम में मध्य प्रदेश गए थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोग हैदराबाद से आए उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोग प्रशांत साहू के 2 चचेरे भाई नांदगांव गए थे उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोहारी डी होकर दूसरे गांव जा रहे थे, दूसरे गांव के रहने वाले हैं, वो लोहारी डी होकर दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये स्थिति वहाँ है, जो निरपराध लोग हैं उसको जेल में ठूंस दिया गया है। विवेचना हुआ नहीं, केवल एक व्यक्ति के कथन के आधार पर 167 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 103A, 103(2) और ऐसी धाराएं जिसमें 10 साल, 5 साल, 6 महीना, 2 साल की सजाएं हैं। मतलब यदि अपराध, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम कराने, दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं तो वो पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है, तो इनके लिए कौन लड़ेगा, इन गरीब लोगों के लिए। और यदि यही रहा तो मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, क्या 167 लोगों को फांसी चढ़ाना चाहते हैं आप? क्योंकि बिना विवेचना के उन लोगों ने जेल में 67 लोगों को ठूस दिया, अब 69 लोगों को, अब 167 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज है। मतलब ये जो भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुआ है, वही रेंगा कारखाना है जिसमें पहली बार अपराध दर्ज हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहला अपराध दर्ज रेंगा खार में हुआ। लेकिन अब ये भी है कि मॉब लिंचिंग बहुत कठोर बनाया गया है न्याय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि एक आदमी के कथन के आधार पर 167 लोग कैसे पहचान लेगा? यदि यहीं बैठे हैं और यदि मैं प्रमोद को बोलूँ, रश्मि बोलूँ कि इतने कमरे में कितने लोग हैं बताओ, अभी पूछ दूंगा तो सबके नाम नहीं बता पाएगी। वो एक व्यक्ति 167 लोगों का नाम बताया और सबको आरोपी बना दिया बिना विवेचना। सरकार तो पहले मान भी ली कि भाई इसी कारण से 2 IPS, 1 IAS को वहाँ हटा गया, एक सस्पेंड किया गया। सरकार तो पहले ही मान चुकी है कि गलत हुआ है, तो विवेचना पहले कराएंगे क्या? सरकार ये बताए, सही विवेचना हो। जो रघुनाथ के अपराधी, जो आरोपी हैं, रघुनाथ की जो उन्होंने हत्या की, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको भी न्याय मिले। लेकिन शिव प्रसाद साहू की जो जिसको तथाकथित आत्महत्या कह रहे हैं, उसकी जांच कराएंगे क्या? क्योंकि उसके पूरे परिवार बोल रहे हैं कि हत्या है, आत्महत्या नहीं है। और तीसरा, प्रशांत साहू जिसको पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है, उसके खिलाफ क्या अपराध पंजीबद्ध किए हैं, क्या केस किए हैं? कोई न सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है, न अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आ रहा है। तो क्या है, शासन प्रशासन सारे मिल के 167 लोगों को सीधा उसमें, मतलब 2-2 बार 103(1) में और 103(2) में, दोनों में उम्र कैद और मृत्यु दंड के प्रावधान है। इतने गंभीर धाराएं लगी है और सरकार इतने हल्के में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की जान कितने हल्के में ले रहे हैं, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। आप लोगों की तरफ से पहले देखेंगे कि उम्मीद ये थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के चलते जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। दोनों राज्य के रिजल्ट आ चुके हैं और जहां जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को बहुमत मिला है, जहां 370 और 35A की बात कर रहे थे, उसको वहां जनता ने नकार दिया। हरियाणा के चुनाव के बारे में कोई सर्वे, कोई रिपोर्टर, कोई ऑब्जर्वर ये नहीं बोल रहा था कि वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी रही है और लोग मान के चल रहे थे यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी ही। लेकिन कल आप लोगों ने जिस प्रकार से ट्रेंड देखा, एक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव के ट्रेंड और हरियाणा के चुनाव के ट्रेंड आप देखेंगे तो दोनों में समानता है। जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट की, तो कांग्रेस आगे थी। 1.5 घंटे तक के कांग्रेस आगे रही। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति थी और उसके बाद धीरे धीरे बहुमत से जो जादुई आंकड़े उससे फिर नीचे आना शुरू हुआ। अभी वहाँ के जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंत्री जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने जो बात कही है कि ये आश्चर्यजनक है और अस्वीकार्य है। और इस मामले में आज निर्वाचन आयोग से मिलने भी गए हैं। प्रारंभिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप किसी भी मशीन का, आप मोबाइल भी दिन भर उपयोग करेंगे, नेट भी है आपके और दिन भर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उसकी बैटरी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि 99% तक की बैटरी है, 90% बैटरी है। ये कैसे संभव हो सकता है? राजनांदगांव लोकसभा में भी अभी हम लोगों ने देखा कि 90, 93, वहाँ काउंटिंग एजेंट ने शिकायत भी की, लेकिन उसे संज्ञान में लिया नहीं गया। आज ये राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठ रहा है और ये पूरा जो खेल है वो ईवीएम का है और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार हम लोग बोलते रहे। अब आप बोलेंगे कि आप भी जीते थे, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जीतने के बाद भी ईवीएम पे विश्वास नहीं किया। और 2019 के जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसको मैंने बैलेट से कराया था, मतपत्र से कराया था। मशीनें थी और जब बात आई कैबिनेट में, हमने कहा कि हमको तो विश्वास ही नहीं ईवीएम पे, हम बैलेट से कराएंगे। पंचायत के चुनाव बैलेट से होता था, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव भी हमने बैलेट से कराया, मतपत्र से कराया। ये जो मशीन का जो खेल है, ये इसीलिए कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया कि तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। क्योंकि वहाँ हरियाणा मैं भी गया था, 3 दिन वहाँ रुका, 2 सभाएँ की, रोड शो किया, पत्रकार वार्ता लिया, सबसे बात की। तो वहाँ तो आंकड़े की बात हो रही थी, कितनी सीट हम जीतेंगे, इसकी चर्चा हो रही थी। हारने की बात तो कोई नहीं कह रहा था।